हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेस। मैं हूं आपकी एजुकेटर मनीषा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को, जिससे कि आपके 15 आउट ऑफ 15 पूरे कंफर्म हो जाएंगे। पूरा पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगी ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है ईवीएस पेडागोजी की। अगर आपने ईवीएस की कंटेंट नहीं देखा है, जो कि एनसीईआरटी का कंटेंट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो जरूर देखें ज्ञानस्थली की ऐप पर, और ज्ञानस्थली के टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें ताकि आपको वहां पे नोट्स और पीडीएफ सारी वहां पर आपको मिल पाए। एंड ऑल्सो हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है, विच इज 999 में। आपको पूरे 999 के अंदर आपको दो कोर्स आपको मिल रहे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। आपको दोनों पेपर की तैयारी 999 में करवाई जाएगी। तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं 15th ऑफ अक्टूबर तक। 15th ऑफ अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है इस ऑफर को अवेल करने की। 999 का आपका कोर्स है, ये हमारा फेस्टिव ऑफर चल रहा है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ सीटेट, आपको लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे। सो आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। सीटेट आपका होगा, जिम्मेदारी हमारी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स को लें, और यहाँ पे आपको ज्ञानस्थली के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव आपको इंफॉर्मेशन है वो वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, you must you want to encourage hands-on activities for students of EVS. Which of the following is the most appropriate activity? तो कौन सी most appropriate activity होने वाली है अगर आप बच्चों को व्यवहारिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हिंदी भी यहाँ पर है। अब आपको आंसर कैसा करना है, आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर आप अपने आंसर अपने पास एक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में हम चेक करेंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है, राइट। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, तब तक मैं एक एक ऑप्शन को डिस्कस करती हूँ। डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, तो आप कुछ अवेलेबल जो मटेरियल्स आपके पास होंगे, आप उससे किट बनाएंगे ईवीएस की। ड्रॉइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट, तो एक चार्ट पर आप पौधों के विभिन्न हिस्सों को चित्रित करेंगे। ग्लोब से मानचित्र को पढ़ेंगे, या फिर विभिन्न देशों के सिक्के एकत्र करेंगे। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, अगर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को बच्चों के अंदर इनहैंस करना चाहते हैं। तो अगर हम देखिए कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। बच्चों का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट एज सच खास नहीं हो रहा है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं हो रही है। मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, तो ग्लोब से वो सिंपली मैप को रीड करेंगे, तो यहाँ पे भी उनकी कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। ड्रॉइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन चार्ट, तो आप चार्ट पे सिर्फ वो एक ड्रॉइंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी नहीं हो रही है कोई एक्टिविटी। अगर हम देखिए फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, इट मींस बच्चों के पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे, और जिससे वो क्या बनाएंगे, ईवीएस की किट बनाएंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज की किट। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी सामान होगा वो एकत्रित कर पाएंगे। तो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो ये जिसने भी करेक्ट आंसर किया है, गिव योर सेल्फ 1 मार्क, आपको 1 नंबर मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। और जिन लोगों ने गलत कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपकी क्या गलतियां हैं, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। पूरा हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने आपको बताया था जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि असेसमेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। चाहे वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हो, समेटिव असेसमेंट का हो। तो यहाँ पे पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस इस क्या होता है। ईवीएस के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, या फिर असेसमेंट अबाउट लर्निंग। एक एक करके समझते हैं। देखिए आपको सिंपली अगर याद रखने के लिए मैं आप एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आपको याद रखने की फॉर्मेटिव, अगर आपको कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है जो
बच्चों का जो असेसमेंट किया जाता है वो पढ़ाई के दौरान किया जाता है, इन बिटवीन किया जाता है। जैसे उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए, उनकी प्रोग्रेस को चेक कर लिया, ठीक है, उनके स्टोरीज वगैरह के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए। तो ये आप ड्यूरिंग जो असेसमेंट कर रहे हो, ड्यूरिंग जो चेकिंग कर रहे हो, दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, दैट इज योर समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट का मतलब होता है जो एंड में होता है, सेशन के एंड में जो आपके फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं वो किस में आएंगे, आपके समेटिव असेसमेंट में। अगेन समेटिव असेसमेंट का मतलब हो जाता है लास्ट के अंदर होने वाला असेसमेंट, पूरा जो आपका कोर्स है जब वो कंप्लीट हो जाए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स जो एंड में होगा, दैट इज योर समेटिव असेसमेंट। असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो ये आपका सेल्फ रिफ्लेक्टिव होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे अपने आप को खुद से जांचेंगे, अपने खुद का असेसमेंट करेंगे, सेल्फ असेसमेंट जिसको कह सकते हैं, राइट। एंड असेसमेंट अबाउट लर्निंग, सीखने के बारे में आकलन इसको कहेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा जब मैंने आपको बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दो पूछे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लर्निंग हमेशा याद रखना है फॉर से होगा फॉर्मेटिव, बस आपको ये याद रखना है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप याद रखेंगे फॉर से होता है फॉर्मेटिव। तो फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीखने के लिए, क्या कि क्योंकि अगर यहाँ पे आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं टीचर उसी समय आपको करेक्ट कर पाए, फीडबैक दे पाए, करेक्ट, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा एंड असेसमेंट एज लर्निंग, यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में, राइट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, अगर आपसे एक ही पूछा जाता तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे ए एंड सी, यस। तो फर्स्ट वन इज योर करेक्ट ऑप्शन हियर। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005 विच इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव सब चीजें बताई गई हैं हमारे, कैसे हमें पढ़ाना है, पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइमरी लेवल पे टीचिंग ईवीएस का। तो देखते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस को। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट। देखिए जब भी आपको क्यूरियोसिटी या फिर क्रिएटिविटी दिखता है किसी भी सब्जेक्ट की, अगर हम बात करें पेडागोजी की, तो ये जो दोनों वर्ड हैं बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड्स है, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया है इन दोनों को नर्चर करने की बात की गई है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को नर्चर करना, उनकी क्रियोसिटी और क्रिएटिविटी को, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टू engage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, inference, etc. अब यहाँ पे भी बिल्कुल सही दिया है कि बच्चों को आप एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने का मौका देंगे, साइकोमोटर जो उनकी स्किल्स हैं, कॉग्निटिव साइकोमोटर स्किल्स, इनको डेवलप करने को देंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जहाँ पे आप बच्चों को कह रहे हैं कि वो अपने नेचुरल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट को क्या करें, उनके जो रिलेशनशिप है कि भाई नेचुरल और सोशल कैसे काम करता है, हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही बताई है कि ये भी सही पॉइंट है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स among चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। क्या दिया है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। देखो यहाँ पे संख्यात्मक दिया हुआ है, पहली बात तो यहाँ पे सटीक नहीं होगा, है ना, एंड दूसरा यहाँ पे क्वांटिटेटिव दिया है, आपको क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करनी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको बच्चों के अंदर क्वालिटेटिव स्किल्स डेवलप करनी है, ना कि क्वांटिटेटिव स्किल्स। तो ये वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बिल्कुल सही मार्क किया है अपने आप को एक मार्क्स दीजिए। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आप लोग किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस
फॉर क्लास 3 to 5 इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाता है। देखते हैं द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस। देखिए जब हम ईवीएस की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला है आपको साइंस के इश्यूज को ध्यान में रखता है, ठीक है। द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, ओके। एंड द कंसेप्ट एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। देखिए जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं क्लास 3rd to 5th, तो हमारे जो अगर बात करें बच्चों के 3rd to 5th लेवल तक आपकी ईवीएस होती है। तो ईवीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। फर्स्ट इज साइंस, सेकंड इज सोशल साइंस एंड थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो 3 सब्जेक्ट है इनका इंटीग्रेशन है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जहां पे साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेट है। आपको ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए आता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज के हिसाब से। सो ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th, ओके, 1st to 5th, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। फॉर क्लासेस 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। For classes 2nd, 3rd and 4th, issues and concerns of EVS are taught through language and mathematics, ठीक है। And for classes 1st and 2nd, concerns and issues of EVS are taught through science and social science। देखिए एक एक ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें, अभी मैंने आपको बताया कि EVS के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। आपका साइंस, सोशल साइंस एंड आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्लियर। अब यहाँ पे बात करें ईवीएस इज अ सब, और ईवीएस हमारी कब से होती है? 3rd to 5th से होती है, राइट। तो यहाँ पे दे रखा है 1st to 5th, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, फॉर क्लासेस 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये हमें ठीक लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर क्लासेस 2nd, 3rd and 4th issues and concern of EVS taught through language and mathematics, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड और थर्ड, सेकंड यहाँ पे थर्ड होगा ये। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए जो इश्यूज होते हैं वो ईवीएस के लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स से नहीं होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में आपकी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स होती है, उसके बाद आपकी ईवीएस हो जाती है, ठीक है। एंड फॉर क्लासेस 1st and 2nd कंसर्न एंड इश्यूज ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस, तो सोशल साइंस तो यहाँ पे होती ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आया आपको? देखिए जब हम ईवीएस को ध्यान में रखते हैं तो आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि ईवीएस आपकी 3rd to 5th पढ़ाई जाती है, उसमें साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इंक्लूडेड होती है, राइट। अब इसका मतलब है जो फर्स्ट और सेकंड की क्लासेस होती है वहां पे बच्चों को लैंग्वेज के थ्रू और मैथमेटिक्स के थ्रू इंटीग्रेट किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन। तो बच्चों को बहुत ज्यादा स्पेस दिया जाता है, मौके दिए जाते हैं कि वो एक्सप्लोर करके सीख सके ईवीएस को, क्योंकि वहां पे आपको फील्ड ट्रिप्स कराई जाती हैं, फील्ड फील्ड ट्रिप्स कराई जाती हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराई जाती हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो ये सारे आपको मौके दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, किस चीज को इंगित कर रहा है? देखते हैं ऑप्शंस को। ईवीएस लर्न थ्रू रोड, तो जब आप फील्ड ट्रिप्स या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी या फिर आप करके सीख रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो वहां पे रोड लर्निंग तो नहीं होगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की भी कोई बात नहीं हो रही है। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, ये ठीक है। ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, नहीं, ईवीएस टीचर सेंटर्ड नहीं होती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो ईवीएस है या फिर किसी भी सब्जेक्ट की आप जब पेडागोजी को सॉल्व करें, ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो पेडागोजी है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर बात करती है, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें भी आप ध्यान रख सकते हैं। ऑल्सो आपका पेपर जो है बहुत ज्यादा अब डीप और कंसेप्चुअल आता है, बट आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कीवर्ड आपको दिख रहा है वो तो आपको याद रखना ही है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। फर्स्ट
उस पे ही कि जब आप प्राइमरी लेवल के लिए अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, ईवीएस की थीम्स और सब थीम्स। तो इस क्वेश्चन से हम पूरा समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम्स सजेस्टेड इन ईवीएस। तो कौन सी यहाँ पे सब थीम्स है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए थीम्स कितनी है और कौन कौन सी हैं, और फिर सब थीम्स आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम थीम्स की बात करते हैं तो टोटल 5-6 थीम्स हैं, राइट? कौन कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। ईवीएस जो पूरी हमारी डिवाइडेड है वो इसी के अंदर डिवाइडेड है, राइट? तो जितने भी हमने चैप्टर जो हमने एनसीईआरटी के करे हैं वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो इसी थीम पर बेस्ड है। सेकंड इज योर फूड, थर्ड इज योर वाटर, फोर्थ इज योर शेल्टर, फिफ्थ is your travel, and sixth is your things we make and do. Things we make and do. राइट? तो ये हमारी 6 थीम्स हो गई। अगर हम सब थीम्स की बात करें तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो हमारी पहली थीम है इसकी ही सब थीम है, ओनली सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स की ही सब थीम है। वो कौन सी है? इसके अंदर आ जाता है आपका रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट? तो ये आपकी थीम्स एंड सब थीम्स हो गई। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अब अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए पेपर देने जा रहे हैं सीटेट का, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, थीम्स एंड सब थीम्स। तो जब हम थीम्स की बात करते हैं टोटल 6 थीम्स हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। इसके अंदर सिर्फ फैमिली एंड फ्रेंड्स ऐसी थीम है जिसकी सब थीम है, ठीक है, उसके अंदर थीम है। तो सब थीम की अगर बात करें तो क्या क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पे पूछा आपको सब थीम्स कौन सी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स तो आपको पता है ये थीम है, फूड भी आपकी थीम है, थिंग्स एंड वी मेक एंड डू ये भी आपकी थीम है। तो बच्ची कौन सी? सब थीम्स आपकी एनिमल है, जो कि यहाँ फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन जाता है अक्सर, तो आप इसको याद रखेंगे कि हमारी जो सब थीम है वो केवल एक ही पॉइंट है, एक ही थीम है जिसकी सब थीम है, और कौन कौन सी है वो भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। एक ईवीएस के टीचर के लिए कौन सी डिजायरेबल प्रैक्टिस हो सकती है बच्चों को एड्रेस करने के लिए, पढ़ाने के लिए? ऑप्शन देख लेते हैं। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, ठीक लग रहा है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ईवीएस, ओके। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स ऑफ ईवीएस, ठीक है। एंड रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक। देखिए नीचे से सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिलाइंग ओनली इन टेक्स्ट बुक्स ये हमेशा गलत होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई करके नहीं आप बच्चों को पढ़ा सकते। आपको बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी करानी पड़ेगी, आपको बच्चों को अलग अलग माध्यम से पढ़ाना पड़ेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, अभी हमने 6 थीम्स की बात करी थी, ठीक है। तो जब हम 6 थीम्स की बात करते हैं तो ये लीनियर नहीं होनी चाहिए, राइट? लीनियर का मतलब हो जाएगा कि एक ही डायरेक्शन में जाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। encouraging children to provide important information related to the concept, तो आप सिर्फ important रिलेटेड कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें तो बच्चे सीखेंगे कैसे? वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जो कि बिल्कुल सही लग रहा है, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। देखिए एक कक्षा किस तरह की होती है, उसके अंदर मल्टीलिंगुअल बच्चे भी होंगे, मल्टीकल्चरल बच्चे भी होंगे, हर दूसरे दूसरे विभिन्न विभिन्न बहुभाषित जो बच्चे होंगे, अलग अलग कल्चर से आए होंगे बच्चे, बहुत सारी नीड्स स्पेसिफिक बच्चे होंगे। तो हमें एक क्लासरूम एज अ टीचर कैसा बनाना है जहाँ पे ये सारी चीजों को हम केटर कर सके, उनकी नीड एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, राइट? तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which of the following is or are important in constructing knowledge in EVS by the children? तो यहाँ पे knowledge construction से पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक बात है। कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। और टेक्स्ट बुक्स ऑफ ईवीएस, ये भी ठीक लग रहा है। डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। देखिए, जब आप नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बच्चों के अंदर आपको नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, उनके अंदर जो ज्ञान है उसकी रचना करनी है, तो क्या इंपॉर्टेंट होगा? आप केवल सिर्फ डिस्क्रिप्शन या फिर डेफिनेशंस पे रिलाई करेंगे टेक्स्ट बुक्स की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट्स भी दिए होते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी दी होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, आप फील्ड ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये सारी चीजें उसमें दी हुई होती है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिटी मेंबर्स, बच्चे उनके साथ मिलजुल कर सीखते हैं, लिंक करते हैं, कैसे? रियल लाइफ से जब लिंक करेंगे बच्चे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। आप उनके लिए क्रिएटिव एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करेंगे जहां पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी, समझ आ रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कम्युनिटी में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं आपके वो सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। आप बच्चों को इफेक्टिवली इंगेज कैसे रख सकते हैं अपनी क्लासरूम में ईवीएस लर्निंग के दौरान? नैरेटिव्स के थ्रू, जो कि वृतांत होते हैं, स्टोरीज के थ्रू, कहानियों के थ्रू, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय टीचर, आप उनको अवधारणाएं या फिर एक्सप्लेनेशंस देंगे, ओके, और इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट बाय द टीचर। देखिए, जब आप डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चे इफेक्टिवली इंगेज नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा कम इफेक्टिव हो जाएगा। इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन, अगेन यहाँ पे सिर्फ बच्चे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों का कोई भी एक्टिवली इंगेजमेंट नहीं है। लेकिन जब हम स्टोरीज और नैरेटिव्स की बात करते हैं तो ये बच्चों को बहुत ज्यादा जो उनकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करेगा। यहाँ से आप उनको, बच्चों को एक लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, आप बच्चों को लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, उनकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्किल्स को आप बढ़ावा दे सकते हो। आप स्टोरीज के थ्रू उन्हें सिखा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्ले करवा सकते हो। तो नैरेटिव्स आप, और जो महापुरुष हैं या फिर और जो कहानियां हैं वो आप उन्हें सब सुना सकते हो, तो जिससे बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवली इंगेज हो पाएंगे, जिससे उनकी लिसनिंग स्किल भी बढ़ेगी, और लिसनिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी, और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ेगी। क्रिटिकल थिंकिंग, जहां पे उनकी सोचने समझने की शक्ति भी इंप्रूव होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ए एंड बी देख लेते हैं कहां पर है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव of EVS teacher who encourage his or her children to observe animals and make pictures on their own is RR2। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं करेक्ट, तो उसके लिए आपको ये दिया है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? तो अगर हम इसकी बात करें, बच्चों को आपने एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है और उसका चित्र बनाना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बिल्कुल वो देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो अगर लायन बना रहे हैं तो उसके अंदर अलग तरीके के कलर करें, उनके साथ अलग चीजें ड्रॉ करें, तो ये उनकी क्रिएटिविटी को इनहांस करेगी, तो बिल्कुल सही बात है। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, तो बिल्कुल सही बात है भाई, वो ऑब्जर्व करें, जो कि हमने देखा ना, ऑब्जर्व करके ही तो वो पिक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन स्किल भी डेवलप हो रही है, डिजाइन स्किल्स भी हो रही हैं, राइट, जो कि ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही चीज है। डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, तो बिल्कुल यहाँ पे उनका एस्थेटिक जो सेंस है वो भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है, वो सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू, सेल्फ एक्सप्रेशन के थ्रू यहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व करेंगे, डिजाइन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, राइट, और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, देख लेते हैं। यस, फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। जब आप ईवीएस लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट को आप ग्रुप में करके सिखाने के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, एनकरेज करते हैं बच्चों को। क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। कक्षा के अनुशासनहीनता को, कक्षा में होगा ये, कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। तो जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आप सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए या फिर आपके लिए वो इजी है एज अ टीचर तो आप उसको करेंगे, बच्चों को ग्रुप में आर्ट एंड क्राफ्ट करने को देंगे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि आपने बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और वहां पे बच्चे अपने पीयर्स जो उनके सहपाठी है उनसे भी सीखेंगे, उन्हें भी सिखाएंगे, तो ये दोनों चीजें हैं, तो बिल्कुल सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर क्रिया को बेहतर करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है कि अगर आप समूह में बच्चों को सिखा रहे हैं तो उससे उनकी सोशल इंटरेक्शंस जो स्किल हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन देखते हैं। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, तो नहीं, समय पर पूरा करने के लिए आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इसके साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे दो ऑप्शन जो बी और सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन 3 होगा कि जब हम ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं तो वहां पे प्रमोट क्या होती है आपकी पीयर लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन जो होता है वो आपके प्रमोट होते हैं, इंप्रूव किए जाते हैं। इससे बच्चों की ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो होती है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ठीक है, ये इससे उनकी इंप्रूव हो जाती है। बच्चों का जो पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी इससे, राइट। तो ग्रुप एक्टिविटी करने से बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प होगी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is or are the most effective resource for EVS learning? तो यहाँ पे resources को पूछा है कि कौन सा जो संसाधन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा EVS लर्निंग के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। फैमिली मेंबर्स, परिवार, मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो समुदाय के सदस्य हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, या फिर कक्षा, ये डी ऑप्शन होगा कक्षा वाला। तो अगर हम बात करें, देखिए ए बी सी डी चारों तो नहीं दिख रहे हैं हमें कहीं पे, तो इसका मतलब है कि कोई गलत भी है। तो चलिए मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज की अगर बात करें तो फैमिली मेंबर्स बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है वो फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, वहीं से वो सीखता है। कम्युनिटी के मेंबर जो होंगे उनसे वो सोशल स्किल सीखेगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। न्यूज़पेपर भी बिल्कुल सही चीज है कि न्यूज़पेपर से बच्चों को जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। क्लासरूम अगर बात करें तो वो सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपके प्राइमरी सोर्सेस में आ जाती हैं तो क्लासरूम आपका सेकेंडरी सोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें हम ए बी सी, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। अगर यहाँ पे डी भी होता तो हम डी को भी करेक्ट मानते, बट यहाँ पे सिर्फ कुछ ही ऑप्शन कहे थे। अगर हम केवल डी पर जाएंगे तो सिर्फ क्लासरूम नहीं होगा, क्योंकि फैमिली मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, और ए के साथ अगर बी के जाएंगे तो न्यूज़पेपर भी ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए ए बी सी तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? तो ईवीएस के अंदर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, एक एक प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल टू लोकल, अगर हम ग्लोबल टू लोकल की बात करें तो देखिए आप किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं ईवीएस में, 3rd to 5th लेवल के बच्चा, प्राइमरी स्टेज के बच्चे। तो यहाँ पे बच्चों को आप पहले लोकल से जोड़ेंगे ना कि ग्लोबल से, राइट। अगर यहाँ पे लोकल टू ग्लोबल होता वो सही हो जाता, क्योंकि आप बच्चों को पहले वो चीजें दिखाएंगे जो उनके आसपास है, हमारे आसपास का वातावरण ही तो है जिसको बच्चे सबसे पहले देखेंगे। पहले अपने बच्चे पेरेंट्स से मिलेंगे, फैमिली मेंबर्स, उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद प्लांट्स को देखेंगे, तो पहले लोकल चीजों पे फोकस करेंगे, तो इसलिए लोकल टू ग्लोबल होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट की अगर बात करें, अमूर्त से मूर्त, तो ये गलत हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त की तरफ हो जाएगा। देखिए कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें, कॉन्क्रीट चीजें वो चीजें हो सकती है जिसे बच्चा छू सकता है, टच कर सकता है, विच दे कैन सी एंड टच। तो एक प्राइमरी स्टेज का बच्चा
जो चीजों को छू सकता है, देख सकता है, वो चीजों से वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा, ना कि वो चीजें जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, एब्स्ट्रैक्टली है। तो वो चीजें जो उसको दिख ही नहीं रही है, तो उसके लिए वो चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाएगी, समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस लेवल पे हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, राइट? तो ये भी गलत हो जाएगा। नोन टू अननोन, तो बिल्कुल यहाँ पे नोन टू अननोन सही है, कि बच्चों को जो चीजें मालूम है, पहले वो जो अपने आसपास चीजों को देख रहा है, उसके बाद उन चीजों पर जाएगा जो चीजें उसे मालूम नहीं है, राइट? अननोन टू नोन पे नहीं जाएगा कि उसे कुछ मालूम ही नहीं है उसके बाद आप उसे नोन पे जाएंगे, ये बड़े बच्चों के लिए है, राइट? तो यहाँ पे नोन टू अननोन की बात हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपको जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ईवीएस पेडागोजी स्पेशली या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, आप उसके क्लास अप्रोप्रिएटनेस याद रखें। अगर आप लेवल 1 की बात कर रहे हैं, तो लेवल 1 जो कि प्राइमरी लेवल है, तो आप उस लेवल को ध्यान में रख के क्वेश्चन को आंसर करें, आपको कभी गलत नहीं होगा। अगर आप लेवल 2 पर जा रहे हैं, तो लेवल 2 का बच्चा जो 6 to 8 लेवल का बच्चा होगा, आप उस लेवल पे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। आज हमने 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप अपना स्कोर मुझे बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है 15 में से, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको कोई फीडबैक भी देना है तो वो आप दे सकते हैं, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है वो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। ज्ञानस्थली के चैनल से जुड़िए। ज्ञानस्थली का जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल से जुड़िए, वहां पे आपको सारी जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और पीडीएफ्स है वो वहां पे शेयर की जाएंगी। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आपको जैसे कि पता ही है। तो उससे पहले हमारा जो फेस्टिव ऑफर चल रहा है, जो कि 15 ऑफ अक्टूबर तक वैलिड है, 999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है सीटेट का, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो दोनों ही लेवल आपको 999 में मिल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड डील। तो आप इसको अवेल करिए। 15 अक्टूबर तक हमारा ऑफर वैलिड है, इसको ज्वाइन करिए। आपको सारी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सीटेट आपका है, जिम्मेदारी हमारी है। तो आप हमारे कोर्स से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।